नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का पाठ 3, जिसका नाम है कविता के बहाने और बात सीधी थी मगर। तो ये जो पाठ है ये कुंवर नारायण जी द्वारा लिखे गए हैं, दोनों कविताएं हैं। और हमने अपनी जो पहली कविता है कविता के बहाने, उसे हमने अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर दिया था और हमने उसमें जाना कि किस तरह से जो ये कविता है, ये कविता एक कविता की जो उड़ान है, कल्पनाओं की जो उड़ान है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इस बात को कितने अलग अलग एग्जाम्पल से, कितने अलग अलग उदाहरणों से यहाँ पर कवि ने बताया है कि फूलों के खिलने की भी एक सीमा होती है, पक्षियों की उड़ान की भी एक सीमा होती है, लेकिन ये कविता है बच्चों के उस खेल की जो जिसकी कोई सीमा नहीं होती। यानी कि बच्चे जो है बिल्कुल एकदम से खुले दिल से खेल अपने खेलते हैं और उनके वो कोई भी भेद नहीं करते अपना पराया या आस पास के घरों में। तो ये कविता भी बिल्कुल उसी तरह की एक ऊंची उड़ान है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कल्पनाओं की। तो बहुत ही सुंदर हमारी ये कविता है और उसके बाद इसी पाठ में हमारी एक और कविता है, उसको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जैसे कि मैं आपको लास्ट सेशन में ही बता चुकी हूँ, ये चैप्टर परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। देखिए, हम अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर अपने जो दो काव्यांश है उनको पढ़ चुके थे। जो दोनों काव्यांश है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको यहाँ पर। और साथ ही आप देख सकते हैं कि इसमें अर्थ ग्रहण संबंधित आपके प्रश्न भी आ रहे हैं, यानी कि आपके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न भी हैं, तो इनको भी आप साथ साथ पढ़ते रहें। तो यहाँ पर आप देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको सप्रसंग इसकी व्याख्या की थी। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से लिया गया है और इसमें इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। और इस कविता की जो यात्रा है, यहाँ पर कवि कविता की यात्रा के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कविता की जो यात्रा है वो चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की यात्रा है। और यहाँ पर उन्होंने रचनात्मक ऊर्जा के सीमा पर प्रतिबंध लागू, उन्होंने कहा कि जो रचनात्मक ऊर्जा होती है, यानी कि इंसान चाहे तो अगर वो अपनी कल्पनाओं से, अपनी रचना से वो कितने भी आगे जा सकता है। तो रचनाओं की ऊर्जा के विषय में यहाँ पर बताया है कि उसमें सीमा के कोई बंधन लागू नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पहला जो काव्यांश था उसकी व्याख्या को एक बार रिवाइज कर देती हूँ। जिन बच्चों ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार यहाँ पर फिर से पढ़ लेंगे। कविता में कवि कहते हैं कि कविता कल्पना की उड़ान है और इसे सिद्ध करने के लिए वो चिड़ियों का उदाहरण यहाँ पर देते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि वो कविता की जो ये उड़ान है, कविता की कल्पनाओं की जो उड़ान है, क्योंकि आपने, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया कि आपने देखा होगा कि कवि को एक केवल एक वस्तु चाहिए। वो नदी के ऊपर भी कविता बनाते हैं, वो पहाड़ के ऊपर भी कविता बनाते हैं, वो खेत के ऊपर कविता बनाते हैं, वो हवा के ऊपर कविता बनाते हैं, वो चंद्रमा के ऊपर कविता बनाते हैं, वो तारों के ऊपर, वो समुद्र के ऊपर, वो किसान के ऊपर, वो एक बच्चों के ऊपर, वो व्यक्तियों के ऊपर, वो समाज के ऊपर। यानी कि कवि जो है वो कविता को अपनी रचनात्मक शक्ति के कारण किसी भी सीमा तक लेकर जा सकते हैं। यानी कि एक निश्चित सीमा नहीं है, अपनी रचनात्मक शक्ति को वो अपनी कल्पनाओं की शक्ति के कारण वो उसको काफी एक तरह से ऊंचा उसको लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है चिड़िया से। वो कहते हैं चिड़िया की उड़ान के बारे में, कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान का दायरा जो है, चिड़िया की उड़ान की सीमा जो है वो क्या है, सीमित होती है, किंतु कल्पना की उड़ान का जो दायरा है वो असीमित है। चिड़िया घर घर जाती है, इस घर उस घर जाती है, अंदर बाहर जाती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक है।
यानी कि कविता ऐसा नहीं है कि केवल एक एरिया में बंधी रहे, एक स्थान पर बंधी रहे। कविता की उड़ान जो है वो व्यापक है, वो बहुत बड़ी है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है और वो पंख लगाकर कहीं भी उड़ सकती है और उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से काफी ज्यादा आगे है। तो कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो यानी कि चिड़िया भी इस बात को नहीं समझ पाएगी, इस उड़ान को नहीं समझ पाएगी जो हमेशा केवल उड़ने के लिए ही बनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था विशेष, जैसे कविता में अपार संभावनाओं को बताया गया है, सरल और सहज बोली में सशक्त अभिव्यक्ति की गई है और चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। साथ ही कविता का भी मानवीयकरण किया है। मानवीयकरण क्यों किया है? जैसे यहाँ पर फूल को बताया है, बच्चों को बताया है, चिड़िया को बताया है, तो उसी तरह से यहाँ पर कविता को भी एक तरह से मानवीयकरण किया है। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न है ये भी हमने पढ़ लिए थे। कुछ जो अर्थ ग्रहण संबंधित जो प्रश्न थे कि कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने का भाव बताइए, कविता कहाँ कहाँ उड़ सकती है। तो देखिए कविता एक तरह से आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में उड़ान भरती है। यानी कि कवि अपने मन में कल्पनाओं की उड़ान कर सकता है और साथ ही जो बाह्य वातावरण है उसमें भी काफी हद तक वो आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए लास्ट यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न था कविता की उड़ान चिड़ियों की उड़ान में क्या अंतर है? तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चिड़ियों की उड़ान की सीमा है, कविता की उड़ान व्यापक, कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं। ठीक है, और इस तरह से हमने यहाँ पर चारों प्रश्न जो है कर लिए थे। एक बार दूसरा जो काव्यांश है इसको भी यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बहुत ही सुंदर पंक्तियां कि कविता का खिलना है एक फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो महकना यानी कि अपनी सुगंध को बिखेरना। तो क्या करेंगे? प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं और कवि ने कविता की यात्रा के विषय में बताया है कि कविता किस तरह से चलती है। अब जैसे पहले चिड़ियों के माध्यम से बताया, अब यहाँ पर बता रहे हैं फूल के माध्यम से और फिर से कह रहे हैं कि कविता की रचनात्मक ऊर्जा की कोई सीमा नहीं होती है। अब कैसे नहीं होती है उसको हम व्याख्या में यहाँ पर बताएंगे। कवि कहते हैं कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि कवि जो है फूल पर भी कविता लिख देते हैं, वो नदी पर कविता लिख देते हैं, वो पहाड़ पर कविता लिख देते हैं, वो खुले आकाश पर कविता लिख देते हैं, वो चिड़ियों पर कविता लिखते हैं। तो कवि की एक तरह से रचना जो है कविता की वो फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित होता है, फूलों की सुगंध पर वो कविता लिख सकते हैं, फूलों के खिलने पर वो कविता लिख सकते हैं। जिस प्रकार धीरे धीरे जो है फूल विकसित होते हैं, उनके मन में भी कविता के फूल जो है वो विकसित होने लगते हैं। फूलों में जो एक तरह से जो फूल से कविता में रंग, यानी कि फूल के रंग से कविता में रंग और भाव आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? कविता के खिलने के विषय में फूल कुछ नहीं जानते। जैसे लास्ट क्या कहा है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कि कविता का खिलना फूलों के बहाने हो सकता है, यानी कि कवि कविता को फूलों के माध्यम से उसकी रचना कर सकते हैं, फूलों की सुगंध के माध्यम से उसकी रचना कर सकते हैं, फूलों के खिलने के बहाने से उसमें भाव की रचना कर सकते हैं। लेकिन इस कविता का खिलना फूल नहीं जानते, क्योंकि फूल जो है वो कुछ समय के लिए ही खिलते हैं और अपनी सुगंध को फैलाते हैं, अपनी खुशबू फैलाते हैं। आपने देखा होगा कि फूल ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 दिन, जितना भी सुंदर फूल हो
5 से 6 दिन 10 दिन तक वो खिलता रहेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे सूखने लगेगा, मुरझाने लगेगा, क्योंकि उसकी परिणति जो है निश्चित होती है। वो हर जगह इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, यानी कि बिना मुरझाए हमेशा खुशबू फैलाने की वो सुगंध फैलाते हैं, परंतु क्या है कि वो शीघ्र ही क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है, और इस बात को फूल समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि फूल जो है वो क्या करते हैं, वो केवल और केवल कुछ ही टाइम तक वो रहते हैं, उसके बाद वो मुरझा जाते हैं। तो बिना मुरझाए अर्थात बिना, एक तरह से आपने देखा होगा कि जो कविता होती है उसमें क्या होता है कि एक रस, एक आनंद, जो एक अच्छी कविता होती है उसमें रस और आनंद जो है काफी समय तक बना रहता है। लोग उस कविता को बिल्कुल उसी तरह से पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। देखिए, आपने कुछ कविताएं जो हैं, अभी आप क्लास 12th में आ गए हैं और क्लास 6 में आपने कुछ कविताएं पढ़ी होंगी, जैसे झांसी की रानी या आपकी जो बाकी कुछ कविताएं हैं। तो कुछ कविताएं जो होती हैं, वैसे तो सारी कविताएं याद रख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे अभी आप लोगों के पास अभी बहुत सारा पढ़ाई का काम होता है, लेकिन जिन बच्चों को इंटरेस्ट होता है, जिन बच्चों को इसमें रुचि होती है, वो बहुत सारी कविताएं याद भी करके रखते हैं। और केवल कुछ बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर ज्यादातर ऐसे बच्चे होंगे जिन बच्चों को अभी भी अपने क्लास 6 की, क्लास 7 की, क्लास 8 की या क्लास 9 10th की भी जो कुछ कविताएं हैं, वो कविताएं जो है याद होंगी, वो कविताएं जो है वो बच्चे पढ़ पाते होंगे एक तरह से। और जब वो पढ़ते होंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा आनंद आता होगा। आपने देखा होगा बचपन में छोटी क्लासेस जो थी वहां पर एक कविता हुआ करती थी, हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। तो इस तरह से ये जो कविता है, अब ये बहुत लंबी कविता है, आगे भी इसमें काफी सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है कि इसका जो रस है, इसका जो आनंद है, अगर हम काफी समय के बाद अगर हम पढ़ते हैं तो भी हमें याद रहती है, तो भी हमें वही आनंद आता है, तो भी हम उसी आनंद से इसको पढ़ते हैं। और आपने एक और कविता सुनी होगी छोटी क्लासेस में, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। तो इस तरह से कुछ चीजें जो हमें हमेशा याद रहती है, खास तौर पर जो कविताएं हैं, तो कविता का जो एक तरह से रस होता है, आनंद होता है, खुशबू जो होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी समाप्त नहीं होती। तो इस तरह से यहाँ पर कवि बहुत ही सुंदर पंक्तियों से कह रहे हैं कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यानी कि कवि फूल इस बात को नहीं समझ सकते हैं, फूल इस बात को नहीं एक तरह से समझ सकते, क्योंकि वो एक टाइम के बाद जो है खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं, खुद ब खुद सूख जाते हैं, उनकी सुगंध जो है समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए जो हमने दूसरा काव्यांश पढ़ा उसके भी मैंने आपको विशेषता यहाँ पर बताई थी। कविता व फूल की तुलना यहाँ पर बहुत सुंदर की है, सरल और सहज बोली भावानुकूल है, मुरझाए और महकने में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है, शांत रस यहाँ पर है और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये विशेष है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न एक बार, क्योंकि अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्नों को पढ़ना इसीलिए ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल इसी तरह से आपको प्रश्न आता है, उसी से 3-4 प्रश्न आपको वहां पर दिए जाते हैं। एक प्रश्न तो हमेशा आता है, उसको याद कर लीजिएगा कि पाठ और उसके कवि का नाम लिखिए, ठीक है, तो ये आप जरूर याद करेंगे। तो कविता एक खिलना है फूलों के बहाने,
ऐसा क्यों कहा है? तो जिसने भावार्थ को अच्छे से समझ लिया होगा वो इसका आंसर दे देगा। देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि फूल को देखकर कवि का मन प्रसन्न होता है और उसकी खुशबू, उसकी सुगंध को देखकर कवि के मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारे कल्पनाएं जो है विकसित होती रहती है। एक फूल की तरह कवि के मन में भी धीरे धीरे कल्पना का विकास होता है, कविता का विकास होता है। कविता रचने और फूल खिलने में क्या साम्यता है? यानी कि कविता की रचना करना और फूल के खिलने में क्या साम्यता है? साम्यता अर्थात समानता है। तो जिस प्रकार फूल पराग, मधु, सुगंध के साथ खिलता है, उसी प्रकार कविता भी मन की कल्पनाएं, मन के भावों और मन में आए हुए उमंग के साथ रची जाती है। बिना मुरझाए कौन कहाँ महकता है? बिना मुरझाए कौन कहाँ महकता है? बिना मुरझाए कविता हर जगह महका करती है। अनंत काल तक लोगों के दिलों में एक तरह से आनंद का अनुभव करवाती रहती है, लोगों के मन में आनंद और रस को प्रवाहित करती रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि बिना महके, बिना मुरझाए कविता जो है हर जगह महका करती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, पंक्ति का आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ये हमने बता दिया है कि एक तरह से बहुत ही सरल है, एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि फूलों के खिलने की, उसकी सुगंध फैलाने की और उसके मुरझाने की एक सीमा है। यानी कि एक समय आने पर फूल भी जो है मुरझा जाता है, उसकी खुशबू चली जाती है, उसका रस चला जाता है और उसको देखकर जो आनंद है वो चला जाता है, लेकिन कविता जो है शाश्वत है और उसका महत्व फूल से अधिक है। तो जैसे यहाँ पर बहुत ही सुंदर पंक्तियों से कविता को सजाया है। आगे देखिए, तीसरे काव्यांश को हम पढ़ते हैं। तीसरे काव्यांश को लेंगे, ध्यान पूर्वक समझिएगा। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। बहुत ही सुंदर पंक्तियां कि सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। अब देखिए, ये पंक्तियां आपको बहुत बड़ी बात बताती हैं, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। और यही लाइन, ये जो काव्यांश है, यही काव्यांश आपका बोर्ड में भी आ सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। तो सेम देखिए, आप यहाँ पर प्रसंग तो बिल्कुल उसी तरह का लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका आरोह भाग 2 में संकलित कविता कविता के बहाने से ली गई है। इसके रचयिता कुंवर नारायण जी है। कवि कविता की यात्रा के बारे में बताते हैं जो चिड़िया, फूल और बच्चों से लेकर तय की है। तो अब देखिए, व्याख्या क्या है, क्या बताएंगे यहाँ पर कि कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। कवि अपनी कविता को बच्चों के खेल के समान मानते हैं। जो बच्चे हैं, किसी भी प्रकार से कहीं पर भी आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, उनको बिल्कुल भी किसी की जरूरत नहीं होती, वो अपना अकेले 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 खेलते रहते हैं और अपनी उनकी एक अलग दुनिया होती है, एक अलग ही इमेजिनेशन उनके पास चल रहा होता है कि वो यहाँ हैं और ऐसे खेल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो एक बहुत ही अलग उनकी दुनिया होती है जिसमें वो अपना अलग खेल खेल रहे होते हैं। तो उसी प्रकार कवि के लिए कविता भी शब्दों की एक क्रीड़ा है, शब्दों का खेल है। कविता भी क्या है? शब्दों का खेल है। और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, तो बिल्कुल जो कवि होगा ना, वो अगर किसी भी जगह पर गया है, अगर वो नदी के तट पर गया है, अगर वो समुद्र के तट पर गया है, अगर वो किसी खेत के बीचों बीच खड़ा है, अगर वो एक तरह से पेड़ में भी खड़ा है, अगर वो आसमान की तरफ ताक रहा है, अगर वो सूरज को देख रहा है, या अगर वो जो सुबह की जो लालिमा युक्त भोर है उसको देख रहा है, अगर वो सावन में
बारिश में भीग रहा है, अगर वो सर्दियों में ठंड से ठिठुर रहा है, तो वो किसी भी परिस्थिति में अपनी कविताओं की रचना करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि कवि के लिए कविता भी एक शब्दों का खेल है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं पर भी किसी भी स्थान पर वह प्रकट हो जाती है, और कवि किसी भी जगह पर अपने भावों को एक तरह से व्यक्त कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर जो अगली लाइन है, आप देखेंगे कविता बहुत छोटी सी है, कम शब्दों में लिखी गई है, लेकिन उसका भाव जो है काफी बड़ा है और काफी कुछ समझाने की कोशिश यहाँ पर की है। यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। तो अब आप देखेंगे कि क्या कहने की कोशिश की गई है कि बच्चों के लिए जो होते हैं वो सभी घर समान होते हैं। कभी भी बच्चों ने आपस में कोई लिंग भेद नहीं किया, कभी भी बच्चों ने कोई आर्थिक स्थिति का भेद नहीं किया, कभी भी बच्चों ने कोई जाति पाति का भेद नहीं किया, कभी भी बच्चों ने ऊंच नीच का भेद नहीं किया। तो बच्चों के लिए बच्चों का जो खेल होता है, उस समय बच्चे का खेल या बच्चों का जो मन होता है वो बहुत ज्यादा साफ होता है, पवित्र होता है, बच्चे बहुत सच्चे होते हैं। तो ऐसे में उनके लिए सभी घर जो है समान होते हैं। वे खेलते समय अपने पराये का भेद नहीं करते। वो खेलते समय ये नहीं देखते कि ये किस घर का बच्चा है या ये कहाँ से आता है, इसकी फैमिली क्या है। तो बच्चों को इस चीज से कोई मतलब नहीं रहता। इसी तरह से कवि अपने शब्दों से आंतरिक एवं बाहरी संसार के मनोभावों को एक तरह से व्यक्तिक मनोभावों को एक रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बिल्कुल बेपरवाह है। वो भेद नहीं करता संसार की चीजों में, संसार के लोगों में, लेकिन और इसीलिए कविता पर कोई भी बंधन लागू नहीं है। अब यहाँ पर देखे कहा है कि सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी बच्चों के मन में इस तरह की कोई बात नहीं होती, इस तरह की कोई भावना नहीं होती। ये अपना है, ये पराया है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये उच्च वर्ग का है, ये निम्न वर्ग का है। तो बच्चों में ऐसी कोई भी भावना कभी भी नहीं होती है। तो इसी तरह से कविता भी बिल्कुल एक तरह से अपने शब्दों के आंतरिक एवं बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करती है, यानी कि जो उनके शब्द होते हैं उससे संसार के जो मनोभाव हैं उनको रूप एक तरह से रूप प्रदान करती है। विशेष क्या है? कविता की रचनात्मकता व्यापकता को प्रकट करती है। बच्चों एवं कवियों में समानता दिखाई गई है। बच्चा ही जाने से कवि के बाल मन की सरलता अभिव्यक्त होती है। मुक्तक छंद है, बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है और साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रश्न पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कविता की को क्या संज्ञा दी गई है और क्यों? तो देखिए साफ साफ कविता को यहाँ पर खेल की संज्ञा दी गई है, क्योंकि कवि कहते हैं कविता भी एक शब्दों का ही खेल है। जिस प्रकार खेल का उद्देश्य मनोरंजन और आत्म संतुष्टि होता है, यानी कि बच्चे किसके लिए खेलते हैं? मनोरंजन के लिए खेलते हैं और आत्म संतुष्टि के लिए खेलते हैं, आनंद के लिए खेलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कवि कवि भी कविता में शब्दों के खेल के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते हैं। रचनाकार को भी संतुष्टि प्रदान होती है, लोगों को आनंद आता है, लोगों को रस मिलता है। ठीक है। तो इस तरह से कविता की संज्ञा जो है खेल से की गई है। कविता और बच्चे के खेल में क्या समानता दिखाई गई है, यानी कि कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है? तो देखिए बच्चे कहीं भी कभी भी खेलने लगते हैं और इस तरह कविता भी कहीं भी प्रकट हो जाती है। दोनों किसी तरह के कोई भी बंधन को नहीं स्वीकारते। आप बच्चों को कितना भी समझा लीजिए कि वहां मत जाइए, उनके साथ मत खेलिए, क्योंकि उनको नहीं पता। देखिए एक तरह होता है कि आप बच्चों के मन में कुछ गलत भाव डाल रहे हैं, और एक होता है कि आप अगर कुछ भी बच्चों को कह रहे हैं तो बच्चों को ये चीजें समझ नहीं आती है और वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किसी के साथ भी, किसी के घर में भी, किसी के आसपास भी खेलने लगते हैं। तो बिल्कुल वही चीज है। बच्चा कौन सा बहाना जानता है? बच्चा कौन सा बहाना जानता है? देखिए कविता की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। तो कविता में विशेषताएं बताई गई हैं कि ये सर्वव्यापक होती है, इसमें रचनात्मक ऊर्जा होती है और ये खेल के समान है।
अब बच्चा कौन सा बहाना जानता है? बच्चा सभी घरों को एक समान करने के बहाने जानता है। यानी कि बच्चे को पता है कि सभी घरों को एक समान कैसे किया जा सकता है, कैसे ये जो भेद है, जो ऊंच नीच का भेद है, जो छुआछूत का भेद है, जो एक तरह से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का भेद है, ये सब चीजें कैसे मिटाई जाती हैं, ये बच्चा जानता है। इस तरह से हमारे इस पाठ की जो पहली कविता थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है। लास्ट 2 सेशन से हम उस कविता को पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया और छोटी सी कविता है लेकिन भाव बहुत बड़ा है और साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसी चैप्टर में यानी कि इसी पाठ की दूसरी कविता एक यहाँ पर हमारे पास है, बात सीधी थी पर। तो इस कविता को आप एक बार घर से पढ़कर आइए। देखिए बच्चों, पहली कविता हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और इसके भावार्थ को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। और साथ ही जो दूसरी कविता है उसको एक बार जरूर रीड करके आइए, उसको भी नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे और साथ ही अर्थग्रहण संबंधित प्रश्नों को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।